अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, मार्केट में FOMC का इम्पैक्ट अभी तक जारी है और ये जो ड्रामा है अभी ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए कि कमोडिटीज़ ने भी यहाँ पर तेज़ी से रंग बदला है और इसके बाद मार्केटों में एक अजीबो-गरीब किस्म का आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद जेरोम पॉल की जो बकिया स्पीच का हिस्सा है वो बहुत ही अहम है, इसे जानना, ऑयल के प्राइस में रद्दोबदल और मलेशिया का एक बड़ा स्टेप जिसे शायद ही कोई कंट्री आपको यहाँ पर लेता हुआ दिखाई देता हो। उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मिडनाइट की वीडियो जब जारी थी उस वक्त जेरोम पॉल की स्पीच भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पर जारी थी। उसके ख़त्म होने में तकरीबन 45 से 50 मिनट बाकी थे। अब उनकी स्पीच का बकिया हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ जिसने मार्केट के ऊपर एक और गहरा असर डाला है। यानी कि इंटरेस्ट रेट तो आ ही गए जो अनचेंज थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है उनका केस क्लियर हो गया है तो वो बढ़ चढ़ के बातें भी करते हुए दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि वो इस वक्त तक के सक्सेसर हैं, यानी कि लूज़र नहीं हैं। उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, बटोरी हैं। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर अपने आप की तारीफ़ किए बगैर कौन रह सकता है। उसके बाद एक नई बात सामने आई है, यानी कि इनका कहना है कि केविन वॉश अगले जो यहाँ पर फेड चेयर होंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि सेनेट से एक बिल होता है उसके ऊपर अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मगालताराई पैदा होती है। याद रहे कि जिस एतमाद के साथ ट्रंप ने ये बात कही थी कि जी अगले आपके जो फेड चेयर हैं वो केविन वॉश होंगे, अब उन्होंने कह दिया तो सिग्नेचर जो है वो बाजुकात ताहीर का शिकार भी हो जाते हैं। अच्छा, अब इस बात को यहाँ पर इन्होंने स्पेशली हाईलाइट करके अगली बात ये जोड़ी है कि हो सकता है कि मैं अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे फेड की चेयरमैनशिप को दोबारा कंटिन्यू करूं। अब इस बात के पीछे इनकी क्या सोच थी, इन्होंने ये बात क्यों कही, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसका नतीजा ये निकाला जा सकता है कि शायद वो जॉब ख़त्म होने के बाद भी इस इदारे के साथ काम करना चाहेंगे। ये एक सिंपल सी बात निकलती है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, चाहे आप जितने मर्जी टॉपर हों इंग्लिश समझने के, आप से समटाइम वर्ड की जो ग्रामर है वो आपस में समटाइम जो है मिसकोलैप्स कर जाती है। तो इसका यही मतलब निकलता है कि वो इस इदारे के साथ आने वाले दिनों में काम करते रहेंगे और अभी तक जब तक उनके रिज़ाइन का लेटर नहीं आता वो इंटरेस्टेड हैं अभी भी काम करने के लिए, और वो मज़ीद साल 2026 पूरा भी आराम से यहाँ पर गुजार लेंगे, बल्कि 27 तक की बात हो गई। तो गाइज़ ये चीज़ें ज़रा बड़ी अहम रहीं। उन्होंने केविन वॉश को यहाँ पर जो कि है बिल्कुल इग्नोर कर दिया और ये कहा कि अभी तक सेनेट से उनका एक बिल बाकी है। ले जी, ये बात तो यहाँ पर ख़त्म हुई, जिसके बाद मार्केटों ने फिर से एक डाउन मोमेंटम क्रिएट किया। इसके बाद XAUT में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, अभी भी जारी है, और इसके साथ XAG में भी। एनीवे, इस पे अगर मौका मिला दोस्तों तो मैं ज़रूर बात करूंगा, और अब तक की ऑयल की कंडीशन क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ख़ाम तेल की बात करें, मंडियों में कल के FOMC के आने के बाद WTI में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। ये कल भी 96.50 और 60 के दरमियान था, अभी भी वहीं पे है। अगर आप WTI के यहाँ पर रेट्स को देखें तो आपको प्लस 0.31 का इजाफा देखने को मिला है, जबकि ब्रेंट की बात करें तो वो 113 पे पहुंच गया है, जिसमें कुल मिलाकर के इजाफा यहाँ पर 6.10 का है। याद रहे कि यहाँ पर जो मेन इम्पैक्ट तेल की मंडियों में आता है वो WTI क्रूड की वजह से आता है। कुछ व्यूवर का कहना था कि हमें गैसेस और ये जो क्रूड ऑयल्स हैं इनकी जो समझ लें कि रिफाइनरी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि अमेरिका कितना ओन करता है, फलाना मुल्क कितना ओन करता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपडेट करूं इसके बारे में भी और कमोडिटीज़ के बारे में भी जल्द ही। लिहाजा अभी ये जो कल की रिपोर्ट्स आई हैं, पूरे मंथ की जो रिपोर्ट आई है फरवरी के महीने की, उसने यहाँ पर जो कि है तमाम सेक्टर्स के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट
जो कि लेकर यहाँ पे इसके ऊपर डाला है। याद रहे कि हम एक बात बड़े गौर से पहले से ही दिन से ही यहाँ पर स्टडी करते आए हैं कि इन्फ्लेशन अक्सर कमोडिटीज़ के लिए जो कि है फ़ायदेमंद रहती है। तकरीबन 99% ये चीज़ देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार आपको इन्फ्लेशन का वर्ड जो है वो किसी और ज़मरे में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की है जो मैं अपनी जो ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जिसे जिधर चाहो इस्तेमाल कर लो। बाज़ औक़ात इसे लॉस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाज़ औक़ात इसको फ़ायदे के लिए। यानी कि दुनिया जो कहा जाता था कि ग्लोबल विलेज है, मैं इससे अब कम ही इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि अब ये सिर्फ एक या दो ऐसे हाथों में कंट्रोल होती है जिसकी वजह से मार्केटों का अब आपके सामने जो हाल है वो वाज़िया तौर पे देखने को मिल रहा है। लास्ट में दोस्तों ये आप दोस्तों का जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि कल के दिन एक और बड़ी पेशरफ देखने को मिली। ये पहला कंट्री है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू कैंसिल द यूएस टैरिफ एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स इनके लिए यहाँ पर देखे गए जिससे उन्होंने विड्रा कर दिया। यानी कि इसका एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो अब ट्रेड करना ही नहीं चाहते। मलेशिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम इट्स ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट एंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एग्जिट वाशिंगटन रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रेटजी। द मूव ओपन द डोर फॉर द अदर कंट्री टू टेक सिमिलर एक्शंस। उनका ये कहना था जी कि वो यही ट्रेड जो है किसी और मुल्कों के साथ कर लेंगे, इनके साथ नहीं करना चाहते। लिहाजा वाशिंगटन के अंदर उनकी जो काबीना बैठती है इसके ऊपर बात करने के लिए, टैरिफ को कम ज़्यादा निगोशिएट करने के लिए, उन्होंने वहाँ से अपने जो कि है जो काबीना है वही उठा ली है। तो ये दोस्तों बड़ा साफ स्टेप लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर उनको जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे तजारत की शक्ल में लेनी और देनी पड़ रही हैं, उनके रेट्स उनके टैक्स से वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने लिहाजा जो कि है किनारा कशी कर ली। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच के बाद दोस्तों मार्केट ने एक और करवट बदली जो हमारे सामने है। और याद रहे कि आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम का आखिरी हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसका ताल्लुक भी फरवरी के आखिरी हफ्ते के साथ है। इसकी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह फ़ौरन मिल जाएंगी। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर जो कमी का सिलसिला है वो किसी हद तक हमें स्लो होता दिखाई दे रहा है। डोमिनेंस भी इस बीच 0.20% तक फॉल कर गया है। पिछले 36 घंटों में डोमिनेंस के अंदर 0.70% तक की कमी हुई है जो नॉर्मल नहीं है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बीटीसी यहाँ पर दोबारा आपको 70,000 प्लस होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। याद रहे दोस्तों कि पिछले हफ्ते की जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट थी उसमें हम -92,000 जॉब्स को देख रहे थे। और आज का डाटा यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता उसकी क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि उसकी फोरकास्ट के ऊपर अब वर्क करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए कि जो करंट सूरत हाल अभी बन के सामने आ रही है, मार्केटें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का एक वर्ड यूज़ करके उसे किसी भी तरफ लेकर के जा रही हैं। यानी कि इन्फ्लेशन जिसकी मैंने पूरी तफसील आपको स्टार्ट में बता दी है, लिहाजा बीटीसी थीरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। एक्सआरपी जिसकी यहाँ पर सपोर्ट आपके साथ दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट शेयर की गई थी वो 1.45 थी। यहाँ पे एक्सआरपी ने 1.46 से 1.48 के दरमियान रोटेशन रखी है। और यूं ही इस आपको जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं वो तकरीबन यहाँ पे 4 से 7% के लॉस पे दिखाई दे रही हैं। एनीवे एक्सआरपी यहाँ पर 1.44 से 1.49 के दरमियान अपनी सपोर्ट यहाँ पर बना रहा है। बीएनबी का बिहेवियर यहाँ पे कदरे बेहतर रहा दोस्तों, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये एक बाइनांस एक्सचेंज का अपना ज़ाती टोकन है। लिहाजा 656 का रिवर्सल प्रोवाइड करने के बाद दोबारा से 650 का लो जो लेवल है वो ब्रेक हुआ, जिसके बारे में आपको अपडेट किया गया था कि मार्केट 640 और 655 660 के दरमियान रोटेशन बना सकती है। तो अभी भी 640 का जो अंदेशा है दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। और ज़ाहिरी बात है अगला डाटा आने से पहले वी नीड अ सपोर्ट ऑन देयर। 640 से 649 के दरमियान यहाँ पर इसकी अभी फ़िलहाल फ्रेश सपोर्ट बन रही है अगर हम इसके ऑपोजिट के ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करें। सोलाना ने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सल सपोर्ट को रिस्पेक्ट बख्शी, जिसके बदले में हमने 91.45 का अर्ली मॉर्निंग में हाई देखा। तो वो दोस्त जिन्होंने सोलाना को तरजीह दी थी उसकी यूनिवर्सल सपोर्ट पे यानी कि 90.90 पे, उन्होंने कम अज़ कम यहाँ पे सोलाना से एक अच्छा एग्जिट गेन किया है। अभी भी हम क्योंकि 90.90 पे स्टे नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट एक मज़ीद लो लेवल इसका इंतज़ार कर रहा है दोस्तों, जो है फ्लैट 87.10
और रिवर्सेबल जो पोजीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 91.50, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट बहुत है। BCH का बिहेवियर भी यहाँ पर तकरीबन BNB जैसा रहा दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा अप मोमेंटम मॉर्निंग में यहाँ पर क्रिएट हुआ। इसे डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है, इसलिए कि ये मूवमेंट में कदरे बेटर है। लिहाजा 450 की इसने अपनी सपोर्ट को इसने भी रिस्पेक्ट बख्शी, जिसके बदले में आपने 460 की रेजिस्टेंस देखी। ये देखें, ये वही रेजिस्टेंस है जो मैंने मिडनाइट में आपके सामने डिस्कस की थी और आपको बताया था कि यही इसकी हिस्ट्री इसे लेकर के आगे चलने को मजबूर करती है। तो 450 से 460 के दरमियान रोटेशन रही। अभी भी यहाँ पर BCH अपना शेडो छोड़ रहा है। ये देखें 1, 2 और इसमें भी शेडो मौजूद है। तो ऐन मुमकिन है कि हम BCH में 450 और 459 के दरमियान मजीद रोटेशन देखें। बेतहाशा व्यूवर की डिमांड थी XAUT के बारे में, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे शेयर कर रहा हूँ। तो जेन में रख लीजिएगा कि XAUT ने भी, यानी कि जो कमोडिटी बैक्ड टोकन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है टोकनाइजेशन के बाद, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, इसने एक बड़ा डाउनफॉल शो किया है, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, क्योंकि इट्स सच अ बोरिंग पॉइंट कि जी कमोडिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से गिर रही हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट ने तकरीबन 5003 से मुसलसल एक डाउन ट्रेंड पकड़ा है, और ये अब काफ़ी ज़्यादा कल की निस्बत आज तक क्रैश कर चुका है। याद रहे कि अगर सपोज करें कि हमें यहाँ पर अगर सपोर्ट बनती हुई दिखाई देती है 4710 पे, यानी कि 4710 पे, ये इसकी एक हिस्ट्री है। अगर मैं इसके बड़े कैंडल चार्ट की तरफ जाऊं तो ऐन मुमकिन है कि XAUT हमें 4745 से 4748 तक की रेजिस्टेंस रिटर्न में प्रोवाइड करे। अगर आप इसे फौरी तौर पे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इस वक्त MEXC एक्सचेंज पे दोस्तों एक कैंपेन चल रही है, जिसे आप ज्वाइन करके इसे फ्री, यानी कि फीस फ्री यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे भी और XAG को भी। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे यूटिलाइज करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो ये आपको वहाँ पर ज़ीरो फीस पे ट्रेड करने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ यूनिस्वैप को भी यहाँ पर मैं डिमांड के तौर पे डिस्कस करने लगा हूँ। व्यूवर की डिमांड थी, तो दोस्तों यूनिस्वैप में कोई खासा बड़ा कोई क्रैश नहीं आया, ये एक रूटीन है। यूनिस्वैप अपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है, तो 3.50 यहाँ पर इसकी सपोर्ट है। और आज के दिन अगर हम इसमें रिवर्सल पॉइंट्स देखते हैं तो पहला रिवर्सल पॉइंट 3.68 से 3.74 तक देखा जा सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC दोस्तों मिडनाइट में अपने जिस लेवल पे यहाँ पर रजिस्ट कर रहा था, उसने इसे एक मरतबा भी जो कि है एनर्जी प्रोवाइड होने नहीं दी, और हम 71,300 जहाँ पे हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे, उस लेवल को अब यहाँ पर हम पहले से ही ब्रेक होता हुआ देख चुके हैं, और हम 69,480 से बाउंस करके आए हैं। मार्केट के अंदर बाउंस की एनर्जी यकीनन मौजूद है, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आने के बाद तो वो रिपोर्ट बड़ा अहम किरदार आज अदा कर सकती है। यानी कि कल जो हमने मार्केट के अंदर तोड़ फोड़ देखी, उसके रिवर्सेबल होने के चांस मौजूद हैं, लिहाजा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। सो वी नीड अ सपोर्ट ऑन हेयर। 70,000 का एक मेन किरदार अभी भी जिंदा है। सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में इसकी अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि हम 70,500 से 70,800 की अगर रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो मार्केट फिर से अपर लेवल यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, जिसमें 72,000 का रिवर्सेबल ऑप्शन जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो याद रहे दोस्तों कि एक एक अपडेट जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये फॉर द एजुकेशनल पर्पस है, नॉट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है जी। तो अभी अगर हम इसकी सपोर्ट देखें तो 70,000 तो ब्रेक हो चुका है। ओवर स्टे ऑन दिस लेवल, यानी कि ये 69,500 इसे मज़ीद कमज़ोर करके 68,000 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम यहाँ पे इथेरियम का कंपैरिजन करें तो ये भी यहाँ पर अपनी एक स्ट्रगल शो करके वापस आ रहा है, क्योंकि मिडनाइट में हम 2192 पे थे, इसने 2233 से रिवर्सल पोजीशन शो की है। ये वही लेवल है जिसे मिडनाइट में ट्रेंड के तौर पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें इतनी एनर्जी है कि ये 2230 2245 तक जा सकता है, क्योंकि हमें ये कैंडल चार्ट स्टडीज बता रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो टच एंड गो करके आए हैं वो है 2143, यानी कि 2150 की सपोर्ट फिर से यूटिलाइज हुई, हाई रहा 2170 का। और अभी अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनती, बिल्कुल इसके ऑपोजिट पोजीशन को हम देखेंगे। सपोर्ट ना बन पाने पे 2130 2120 एक नॉर्मल लो रहेगा, और सपोर्ट अगर यहाँ पर हमें मिल जाती है जो ग्रीन कलर की होगी, जिसके पहले 2 घंटे बड़े अहम होते हैं, वो हमें इथेरियम को दोबारा 2210 2220 तक लेकर के आने की उम्मीद को यहाँ पर हरा भरा कर सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।